बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम डीबीएमएस की यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, अपनी कंकरेंसी कंट्रोल की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो कवर करनी है इस यूनिट में। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल। कि कंकरेंसी कंट्रोल होता क्या है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम डीबीएमएस में यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा एग्जीक्यूशन है मल्टीपल ट्रांजैक्शन का, वो जो हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं उसमें एक दूसरे को ट्रांजैक्शन को इंटरफेयर ना करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल। सपोज़ क्या हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं T1 और T2, हम T1 और T2 दोनों ट्रांजैक्शन को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो कंकरेंसी कंट्रोल क्या करता है, हमें हेल्प करता है दोनों ट्रांजैक्शन को साइमल्टेनियसली रन करने में, ताकि T1 इंटरफेयर ना करे T2 पे और T2 इंटरफेयर ना करे T1 पे। ठीक है, ये होता है कंकरेंसी कंट्रोल। Used in DBMS to manage the simultaneously execution of multiple transactions without letting them interfere each other, ताकि वो क्या ना करें, एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें। Its main goal is to ensure the consistency, isolation and correctness of the database। ये क्या करता है, इसका जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सके, आइसोलेशन प्रोवाइड करे और जो हमारा डेटाबेस है उसमें करेक्ट वैल्यू इंसर्ट करा सके। इट हेल्प्स टू मेंटेन द ACID प्रॉपर्टीज़, एसिड प्रॉपर्टीज़ को ये मेंटेन करता है। हमने किस में पढ़ी थी, यूनिट 4 में पढ़ी थी ACID प्रॉपर्टीज़, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, इन प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, मेंटेन करता है। इट प्रिवेंट्स प्रॉब्लम्स लाइक लॉस्ट अपडेट्स, डर्टी रीड्स एंड अनरिपीटेबल रीड्स। ये जो हम प्रॉब्लम्स अभी पढ़ेंगे, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम होती है, डर्टी रीड प्रॉब्लम होती है, इनसे भी हमें क्या करता है, प्रिवेंट कराता है हमारे डेटाबेस को। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है मेन, तो अभी हमने पढ़ा था क्या कराता है ये, अगर हमारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं तो ये हेल्प करता है कि वो ट्रांजैक्शन एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, यानी कि इंटरफेयर ना करें जब वो एक ही टाइम पे रन हो रही हो। और ये क्या करता है, ये एरर्स को अवॉइड करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है और हेल्प करता है डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम्स, कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कंकरेंसी की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि डर्टी रीड प्रॉब्लम होती है, एक लॉस्ट अपडेट, फैंटम रीड, ये सब कंकरेंसी की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कंकरेंसी प्रॉब्लम अकर व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, जब वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हो, इंटरेक्ट हो रहे हो सेम डेटा पे, तब क्या होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड या फिर इनकरेक्ट आउटकम्स प्रोवाइड हो जाते हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो डर्टी रीड होती है। डर्टी रीड क्या होती है, ये वो प्रॉब्लम होती है जहाँ पे एक ट्रांजैक्शन डेटा को रीड कर रही है। ठीक है, व्हेन ए ट्रांजैक्शन रीड्स डेटा दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय अनदर ट्रांजैक्शन, T2 ट्रांजैक्शन उस डेटा को रीड कर रही है जो डेटा T1 ने राइट कर चुकी है। ये होती है डर्टी रीड, यानी कि उस डेटा को रीड करना जो दूसरी ट्रांजैक्शन राइट कर चुकी है, यानी कि मॉडिफाई कर चुकी है, वो होता है डर्टी रीड। देखो T1 ने क्या किया, रीड ए किया और राइट ए किया। T2 ने वही जो मॉडिफाइड वाला डेटा है, ए डेटा है, उसी को अगेन क्या कर लिया, रीड कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, डर्टी रीड। फैंटम रीड क्या होता है, ए ट्रांजैक्शन री एग्जीक्यूट्स ए क्वेरी एंड गेट्स ए डिफरेंट बिकॉज अनदर ट्रांजैक्शन हैज़ एडिड। और इसमें क्या होता है फैंटम में, देखो T1 ट्रांजैक्शन है, T2 ट्रांजैक्शन है, T1 ने क्या किया, रीड किया X, T2 ने भी रीड किया, री एग्जीक्यूट की वही क्वेरी, लेकिन T1 ने अपनी जो क्वेरी थी उसको डिलीट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। तो ये क्या हो गई, ये फैंटम रीड हो गई। T1 ने और T2 ने दोनों ने सेम डेटा को रीड किया, लेकिन T1 ने जो डेटा T2 ने रीड किया था उसी डेटा को T1 ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो वो क्या हो गया, फैंटम रीड। डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं वो स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं ताकि रिसोर्स 1 मुझे एलोकेट हो जाए, तो वो रिसोर्स पे डिपेंडेंट है, वो वेट कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, डेडलॉक होती है। और वहाँ पे क्या हो जाती है, साइकिल बिल्ड हो जाती है। अगर कहीं पे भी हमें साइकिल बिल्ड होती दिखाई दे रही है, मीन्स वहाँ पे क्या है, डेडलॉक है। देखो ये क्या है, ये
एरो इधर है ना, तो साइकिल क्या हो गई, साइकिल कंज्यूम हो गई, तो इधर क्या कर हो गया, डेड लॉक। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं अब टेक्निक्स कि हम क्या क्या टेक्निक्स होती है कंकरेंसी कंट्रोल की। तो द टेक्निक्स फॉर कंकरेंसी कंट्रोल आर मेनली 3 टेक्निक्स होती हैं, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग और वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स। लॉग बेस्ड में क्या होता है, हम लॉग एक्वायर कर लेते हैं कि अगर हमें ये ट्रांजैक्शन चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, उसको लॉक कर लेंगे और फिर तब रिलीज़ करेंगे जब हमारा वो टास्क कंप्लीट हो गया होगा, तो वो क्या होती है, लॉग बेस्ड। फिर होते हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स, इसमें टाइम गिवन होता है और हम टाइम के अकॉर्डिंग जो टेक्निक्स है उसको यूज़ करते हैं। थर्ड आती है वैलिडेशन बेस्ड। तो हम थर्ड को, तीनों को यानी कि डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल कि लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होती है। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल इन DBMS एंश्योर दैट ए ट्रांजैक्शन कैन नॉट रीड और राइट डेटा अंटिल इट गेट्स द नेसेसरी लॉक। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल ये एंश्योर कराती है कि ना तो ट्रांजैक्शन रीड करे और ना ही ट्रांजैक्शन राइट करें जब तक उसको कोई लॉक नहीं मिल जाता तब तक। ठीक है, वी अप्लाई द लॉक ऑपरेशन, इसमें हम लॉक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इट एंश्योर दैट ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन सच ए वे दैट देयर अफेक्ट्स आर नॉट विजिबल टू अनदर। इसमें भी वही है कि हमें ऐसे ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कराना है कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन है वो अपना इफेक्ट दूसरी ट्रांजैक्शन पे कभी अप्लाई ना करें। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या लॉक्स होते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं हम। तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल जो है उसमें टू टाइप्स के लॉक एक्वायर करते हैं। एक होता है शेयर्ड लॉक, एक होता है एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक क्या होता है, शेयर्ड लॉक को हम रीड ओनली लॉक बोलते हैं और एक्सक्लूसिव लॉक को हम दोनों रीड और राइट दोनों अलाउ करता है ये। ठीक है, शेयर्ड सिर्फ रीड एक्वायर अलाउ करता है, लेकिन एक्सक्लूसिव रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कराता है। प्रिवेंट्स राइट ऑपरेशंस बट अलाउज रीड ऑपरेशंस। अभी हमने पढ़ा रीड ओनली है तो क्या करेगा, ये राइट ऑपरेशन से तो प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, लेकिन रीड ऑपरेशन को अलाउ करेगा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। अगर कहीं पे भी कैपिटल एस है यानी कि वो कैसा लॉक है, वो शेयर्ड लॉक है। मोर देन वन ट्रांजेक्शन कैन बी अलाउड टू ऑब्टेन ए शेयर लॉक ऑन ए डेटा। एक डेटा पे मल्टीपल या फिर मोर देन वन ट्रांजेक्शन हम क्या कर सकते हैं, शेयर लॉक अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमारे पास T1 ट्रांजेक्शन है, T2 और T3 है, तो ये भी शेयर लॉक अप्लाई कर सकते हैं, T2 भी और T3 भी, तीनों कर सकते हैं, यानी कि मोर देन वन ट्रांजेक्शन अलाउड हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव में मैक्सिमम वन ट्रांजेक्शन अलाउड है। क्यों, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही डेटा को राइट करेंगे। देखो, दिस लॉक इज़ फॉर एक्सक्लूसिव एक्सेस मीनिंग नो अदर ट्रांजेक्शन कैन रीड और मॉडिफाई द डेटा व्हाइल द लॉक इज़ हेल्ड। अगर लॉक इसके पास है तो ना तो कोई डेटा रीड करेगा ना कोई डेटा राइट करेगा, सिर्फ एक्सेस इसके पास होगा। जैसे शेयर्ड में किसके पास था, हम राइट नहीं कर सकते, शेयर्ड में सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, लेकिन T1 भी रीड कर सकता है, T2 भी और T3 भी, जबकि एक्सक्लूसिव में ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के पास उसका एक्सेस होगा, वो ही उसको रीड कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एक्स से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। मैक्सिमम वन ट्रांजेक्शन कैन बी अलाउड, इसमें मैक्सिमम वन ट्रांजेक्शन अलाउड है। नेक्स्ट देखते हैं लॉक कंपैटिबिलिटी कि लॉक की कंपैटिबिलिटी क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा क्या, अगर हमारे पास करंट लॉक शेयर लॉक में क्या है, एस है, शेयर लॉक है। अब हमारा जो रिक्वेस्टेड लॉक एक और आया तो मल्टीपल हो सकता है ना शेयर लॉक्स, तो कंपैटिबिलिटी क्या हो गई, यस। नेक्स्ट आता है सेकंड, ये शेयर लॉक है और एक एक्सक्लूसिव लॉक की रिक्वेस्ट आई। तो शेयर लॉक में क्या था कि कभी भी अगर हमारे पास शेयर लॉक है तो सिर्फ शेयर्ड ही हो सकता है, हम राइट वाला नहीं अप्लाई कर सकते, तो एक्सक्लूसिव नहीं होगा। अगर एक्सक्लूसिव है तो शेयर्ड नहीं होगा क्योंकि उसमें राइट करते हैं, अगर एक्सक्लूसिव है तब भी दूसरा एक्सक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि सिर्फ मैक्सिमम एक ट्रांजैक्शन अलाउड कर सकती है, एक्सक्लूसिव लॉक को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के पास हो सकता है। अगर एक्सक्लूसिव लॉक इसके पास है, इसके पास है, ना तो वो शेयर्ड के पास जाएगा ना ही वो एक्सक्लूसिव के पास जाएगा। अगर वो शेयर्ड के पास है तब वो शेयर्ड के पास जा सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं लेगा। ठीक है, ये होती है कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट आती है प्रोटोकॉल्स इन लॉक बेस्ड। दे आर लॉक बेस्ड के जो हमने फर्स्ट पढ़ा है अपना लॉक बेस्ड, इसके प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसके कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, मेनली जो हमें पढ़ने हैं वो 4 टाइप्स के पढ़ने हैं।
विच वी हैव टू रीड। फर्स्ट होता है सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। सिंपलिस्टिक ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है लॉकिंग का ट्रांजैक्शन के ड्यूरिंग। तो इसमें क्या होता है, ये इनेबल कराता है जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको लॉक कर दो। मतलब क्या है, अगर कुछ इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन पे वर्क करना है तो उससे क्या कर दो, लॉक कर दो। इट एनेबल ऑल ट्रांजेक्शन्स टू ऑब्टेन ए लॉक बिफोर। उससे टारगेट जो हमारा है, जो वर्क है, उसको करने से पहले उसको क्या कर दो, लॉक कर दो। और वो तब तक लॉक रहेगी जब तक हमारा टास्क कंप्लीट, यानी कि जब तक हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। हमें वो अनलॉक तब करनी है जब हमारे टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाए। इट अलाउज ओनली वन टाइप ऑफ लॉक। ये वन टाइप का लॉक अलाउ करता है। यूजुअली एन एक्सक्लूसिव लॉक। कौन सा लॉक करता है, एक्सक्लूसिव लॉक। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक ट्रांजैक्शन वर्क कर रही है किसी आइटम पे तो दूसरी ट्रांजैक्शन ना तो उसको रीड कर सकती है और ना ही उसको राइट कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंपलिस्टिक सबसे सिंपलेस्ट होता है। इसका मतलब ये है, सपोज हमें T1 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करानी है तो वो क्या करेगा, अगर हमें इंसर्ट कराना है या कुछ भी कराना है तो ये उसको ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले ही उसको क्या कर लेगा, लॉक कर देगा। और वो उसको तब तक लॉक करके रखेगा जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा वो उसको अनलॉक कर देगा। तो ये होती है हमारी सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। देन इसका अब हम एग्जांपल समझते हैं कि एग्जांपल क्या होता है। सपोज T1 वांट्स टू अपडेट द अकाउंट बैलेंस बाय डिपॉजिटिंग ₹500 एंड T2 वांट्स टू रीड द बैलेंस। हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि T1 है, ट्रांजैक्शन T1 है। T1 क्या कह रही है कि उसको अपडेट करना है अकाउंट, जितने भी उसके अकाउंट में पैसे हों रुपए, उसमें वो क्या ऐड कर दें, 500 ऐड और कर दें, डिपॉजिट कर दें। और T2 उसको रीड करके बताए कि कितने रुपए हैं आप उसके अकाउंट में। सपोज़ हमारे अकाउंट में 300 रुपये आए अर्लियर, अब हमें उसमें +500 और डिपॉजिट करने हैं और ट्रांजैक्शन T2 से रीड कराना है कि अब बताओ उसके पास कितने हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टेप वाइज कैसे करेंगे। अगर हम फर्स्ट वाला प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्वायर करेंगे एक लॉक को, क्योंकि हमें पहले क्या करना था, हमने पढ़ा था हमें एक लॉक लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट बैलेंस पे हम एक लॉक एक्वायर कर देंगे। अब हम उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, राइट ऑपरेशन। क्या करें, वो 500 थे हमारे पास, वो 300 थे हमारे पास और 500 हमें डिपॉजिट करने हैं, तो टोटल कितने हो गए, 800। अब T1 को रिलीज़ कर दें। T1 रिलीज इज लॉक, क्योंकि हमारा वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये T1 क्या कर देगा, अपना लॉक रिलीज़ कर दे। अब T2 आए और T2 रीड करे, तो T2 क्या रीड करेगा, 800, क्योंकि अब उसमें हो गए 800। ये होता है सिंपलिस्टिक, यानी कि उसको तब तक लॉक करके रखना जब तक हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, और जैसे ही वर्क कंप्लीट हो जाए वैसे ही उसको रिलीज़ कर देना। नेक्स्ट होती है उसकी प्रॉब्लम, कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब T1 होल्ड कर रहा है लॉक को तो T2 को क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। इवन थो इट ओनली वॉन्ट्स टू रीड, और जबकि वो कोई राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, T2 सिर्फ उसको रीड करना है कि अकाउंट में कितने पैसे हैं, तब भी उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको वेट करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है। तो इसके बाद क्या आया था फिर, हमारी प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। तो ये क्या कहती है, प्री क्लेमिंग, इट रिक्वेस्ट ऑल द लॉक्स इट विल नीड बिफोर इट स्टार्ट ट्रांजेक्शन। ये उन सभी ट्रांजेक्शन, सपोज इसको क्या करना है, एक टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो ये उन सभी जितनी भी उसको नीडेड होंगी वो पहले चेक करेगी कि उसको किस किस रिक्वेस्ट की नीड है। फिर चेक करने के बाद सपोज उसे आइडिया हुआ कि मुझे ये रिक्वेस्ट चाहिए, तो ये क्या कर लेगी, उस पर उन सभी रिक्वेस्ट को पहले ही प्री क्लेम, यानी कि पहले ही स्टोर करा लेगी अपने पास। ठीक है, लॉक प्रोवाइड करा देगी पहले ही। तो ये क्या होती है, प्री क्लेमिंग होती है। बिफोर परफॉर्मिंग एनी रीड राइट ऑपरेशन, पहले ही रीड राइट ऑपरेशन से पहले ही द ट्रांजैक्शन चेक करेगी कि क्या उसको डेटा आइटम्स कौन कौन सा चाहिए। विल यूज़ एंड प्री लॉक्स, और उनको एडवांस में ही प्री लॉक करा लेगी। सिंपलिस्टिक में क्या था, जैसे ही उसे ये लगा कि उसको क्या करना है, उसको टास्क कंप्लीट करना है, उसको एग्जीक्यूट कराना है, तो वो तब एक्वायर कर रही थी लॉक को। लेकिन प्री क्लेमिंग ने क्या किया, पहले चेक किया कि कौन कौन से डेटा आइटम्स की उसको नीड है। जैसे ही उसे पता चला कि उसको ये डेटा आइटम्स की नीड है तो वो उनको पहले ही प्री लॉक करा लेगी एडवांस में ही।
इफ़ ऑल रिक्वायर्ड लॉक्स आर ग्रांटेड, अगर सारे लॉक ग्रांटेड हो गए तो ट्रांजेक्शन क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी नॉर्मली। सपोज जो जो उसको लॉक्स चाहिए थे वो लॉक्स उसको मिल गए तो वो नॉर्मली जैसे फ्लो में एग्जीक्यूट कराएगी। इफ़ इवन वन लॉक इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ऐसा हुआ कि उसको सिर्फ एक लॉक ही नहीं मिला तो वो क्या करेगी, वो वेट करेगी या वो रोल बैक कर जाएगी, लेकिन वो पार्शियल लॉक के साथ वर्क नहीं करेगी। अगर उसको 3 लॉक चाहिए तो वो 3 लॉक को पहले क्या करेगी, एडवांस में ही प्री लॉक करेगी, उसके बाद एग्जीक्यूट कराएगी, अदरवाइज़ वो रोल बैक कर जाएगी या फिर उसको वेट करना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी प्री क्लेमिंग। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज सेम वही है कि T1 क्या कर रहा है, वांट्स टू अपडेट द बैलेंस, अपडेट करना चाह रहा है बैलेंस को, और T2 उस बैलेंस को रीड करना चाह रहा है। तो बिफोर स्टार्टिंग, स्टार्ट होने से पहले ही T1 स्टार्ट्स रिक्वेस्ट से राइट लॉक ऑन द बैलेंस। तो स्टार्ट होने से पहले ही T1 रिक्वेस्ट सेंड करेगी, ठीक है, राइट लॉक के लिए। अगर सिस्टम उसको ग्रांट कर देता है तो T1 अपडेट कर देगी बैलेंस को 500 प्लस 300, अब कितने हो गए 800। आफ्टर कंप्लीटिंग द अपडेट, अपडेट कराने के बाद वो T1 को क्या कर देगी, रिलीज़ कर देगी लॉक को। अब T1 कैन नाउ एक्वायर ए रीड लॉक। अब जो T2 है वो क्या कर सकता है, रीड लॉक को एक्वायर कर सकता है, क्योंकि उसे T2 को क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। एंड द अपडेटेड बैलेंस, और वो चेक कर लेगा कि अपडेटेड बैलेंस कितना है, 800, ठीक है। ये होता है हमारा। नेक्स्ट आता है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। कि टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल होता है डेटाबेस में। इसके अंदर कितने फेजेस होते हैं, इसके अंदर मेनली 2 फेजेस होते हैं टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल के अंदर। और इसमें जो होता है ये मॉडिफिकेशन वर्जन होता है शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक का। अभी हमने पढ़ा था ना 2 टाइप्स के लॉक होते हैं, एक शेयर्ड होता है, एक एक्सक्लूसिव होता है। तो ये मॉडिफिकेशन है उसी का, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव का। अभी हमने यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल में कि हमारे 2 टाइप्स के लॉक होते हैं लॉक बेस्ड में, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव। तो ये इसका एडवांस्ड वर्जन है, मॉडिफिकेशन है इसका, जिसके अंदर हमारी कितनी फ़ेज़ होती हैं, 2 फेज़ होती हैं, एक ग्रोइंग फेज़ होती है और एक श्रिंकिंग फेज़ होती है। तो ग्रोइंग फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, इन ग्रोइंग फेज़ ट्रांजेक्शन कैन ऑब्टेन लॉक्स बट मे नॉट रिलीज़ एनी लॉक। ग्रोइंग फेज़ के अंदर जो हमारे ट्रांजेक्शन हैं वो क्या कर सकते हैं, लॉक तो एक्वायर कर सकते हैं लेकिन लॉक को रिलीज़ नहीं कर सकते। ग्रोइंग फेज़ का मतलब समझ में आया कि ऑब्टेन तो कर सकते हैं लॉक को लेकिन रिलीज़ नहीं कर सकते लॉक को। इट मीन्स लॉक्स आर एक्वायर्ड एंड लॉक्स आर रिलीज्ड। इसके अंदर लॉक्स को हम लॉक्स को अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन रिलीज़ नहीं कर सकते। न्यू लॉक्स ऑन डेटा आइटम्स में बी एक्वायर्ड बट नन कैन बी रिलीज्ड। तो न्यू लॉक्स को डेटा आइटम्स पे हम एक्वायर कर सकते हैं लेकिन रिलीज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, ये होती है ग्रोइंग फेज़। नेक्स्ट हमारी आती है श्रिंकिंग फेज़। कि श्रिंकिंग फेज़ क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, लॉक्स को हम रिलीज़ कर सकते हैं लेकिन लॉक्स को एक्वायर्ड नहीं कर सकते। उल्टा हो गया ना, कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लॉक्स को एक्वायर तो कर रहे हैं ये, लेकिन ले तो रहे हैं लेकिन रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम रिलीज़ तो कर रहे हैं लेकिन एक्वायर नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई न्यू लॉक आया एक्वायर करने के लिए तो हम श्रिंकिंग फेज़ के अंदर उसको एक्वायर नहीं कर सकते। जो हमारे पास पुराने वाले लॉक से सिर्फ हम उनको रिलीज़ कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास लॉक है उनको, सपोज़ हमारे पास बहुत सारी क्या हैं, चाबियाँ हैं, ताले हैं, तो हम उन ताले जो लगे हुए हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, खोल तो सकते हैं लेकिन कोई नया ताला लगा नहीं सकते। किसके अंदर, श्रिंकिंग के अंदर। ग्रोइंग के अंदर क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ताला है हम न्यू ताला लगा तो सकते हैं लेकिन क्या नहीं कर सकते, इसमें रिलीज़ खोल नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर खोल सकते हैं और लगा नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे समझना है ग्रोइंग और श्रिंकिंग। ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉक्स में भी रिलीज, जो पुराने वाले लॉक्स हैं उनको रिलीज़ कर सकते हैं लेकिन न्यू वाले को नहीं लगा सकते। तो अभी हम एग्जांपल से देखना है, 2 ट्रांजेक्शन्स है हमारे पास, T1 और T2। तो हमारे पास क्या है, T1 है और T2 है। तो T1 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है ए को, राइट कर रहा है ए को, रीड कर रहा है बी को, राइट कर रहा है बी को। तो ये क्या होगा, ये ग्रोइंग फेज़ हो गई। क्यों, क्योंकि T1 ने, देखो T1 ने ही तो एक्वायर किया ए को, ठीक है, वो राइट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और T1 ने ही रीड किया, यानी कि बी को भी किसने एक्वायर किया, बी किसने रीड किया था, T1 ने। T1 ने ही किसको रीड किया था, ए को। तो ये क्या हो गई, ग्रोइंग फेज़ हो गई। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों कौन एक्वायर कर रहा है, T1। और T2 क्या हो गई हमारी,
T2 में रीड ए हो रहा है और राइट ए हो रहा है, तो ग्रोइंग फेज कौन सी हुई हमारी? T1 हुई ग्रोइंग फेज। तो ये होता है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट डी आता है इसका, जो इसके अंदर होता है वो होता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर फोर्थ प्रोटोकॉल होता है इसका स्ट्रिक्ट टू फेज लॉक प्रोटोकॉल। इसके अंदर स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है जो हमने अभी पढ़ा था बेसिक टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, ये वाला जो पढ़ा था हमने, इसका ये स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है। इसके अंदर क्या होता है? ए ट्रांजेक्शन कैन एक्वायर लॉक्स व्हेन एवर नीडेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसके अंदर कभी भी वो लॉक को एक्वायर कर सकता है जब भी उसको नीड होगी एग्जीक्यूशन की। ए ट्रांजेक्शन कैन नॉट रिलीज एनी एक्सक्लूसिव लॉक एक्स लॉक अंटिल इट कमिट्स और एबॉर्ट्स। जब तक उसको कमिट या एबॉर्ट का ऑप्शन नहीं आ जाता तब तक वो उस ट्रांजेक्शन को रिलीज नहीं करेगा। ठीक है। शेयर लॉक में बी रिलीज्ड अर्लियर बट एक्सक्लूसिव लॉक्स आर हेल्ड टिल द एंड। शेयर लॉक रिलीज हो जाएगा, हम रिलीज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सक्लूसिव लॉक है एक्स लॉक है वो टिल द एंड तक प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास टू ट्रांजेक्शन है, एक T1 ट्रांजेक्शन है और एक T2 ट्रांजेक्शन है। तो T1 ट्रांजेक्शन क्या परफॉर्म कर रही है? राइट ए ऑपरेशन और राइट बी ऑपरेशन, और T2 ट्रांजेक्शन रीड ए ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले क्या होगा? T1 ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी स्टेप 1 में। तो T1 क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी एक्स लॉक को, क्योंकि वो राइट कर रही है। तो राइट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक्सक्लूसिव लॉक, और रीड के लिए शेयर लॉक। तो ये क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी एक्सक्लूसिव लॉक के लिए, यानी कि एक्स लॉक के लिए ऑन ए, तो उसको वो मिल जाएगा ग्रांटेड। अब T1 राइट करेगी क्योंकि उसे ग्रांट हो गया है। T1 ने राइट किया, तो T1 कैन नॉट रिलीज दिस लॉक येट। T1 ने अभी तक उसको रिलीज नहीं किया है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्ट्रिक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा स्टेप 2। T1 अभी कंटिन्यू कर रही है क्योंकि उसको राइट बी भी कराना है। तो T1 अब क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी अनदर एक्स लॉक की ऑन बी के लिए, तो उसको वो भी क्या हो जाएगा? ग्रांटेड हो जाएगा। अब T1 क्या करेगी? राइट करेगी बी को, अगेन नॉट रिलीज। T1 ए मिल गया, उसमें बी भी मिल गया एक्सक्लूसिव लॉक, क्योंकि राइट के लिए हमें कौन सा चाहिए होता है? एक्सक्लूसिव। तो उसको वो मिल गया। ठीक है, उसने अपना टास्क कर लिया, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं किया है क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है। अब T2, T1 हैज़ फिनिश्ड इट्स ऑपरेशन बट स्टिल होल्ड्स बोथ एक्स लॉक्स। अभी T1 फिनिश्ड हो चुकी है, T1 अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन अभी भी उसके पास दोनों एक्सक्लूसिव लॉक्स हैं, ए वाला भी और बी वाला भी। तो फिर क्या होगा? T2 स्टार्ट होगा। T2 स्टार्ट होने के लिए T2 को क्या चाहिए? रीड ए। तो T2 क्या करेगा? T2 को रीड ए चाहिए, यानी कि एस लॉक चाहिए उसको। ठीक है, शेयर लॉक। तो बोथ ए इज एक्स लॉक्ड बाय T1, T2 मस्ट वेट। अभी क्या है? जो ए है हमारा, ए वो किससे लॉक्ड है? एक्सक्लूसिव लॉक से लॉक्ड है, किसके थ्रू? T1 ट्रांजेक्शन के थ्रू। तो T2 को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। तो ये क्या होती है? हमारी स्ट्रिक्ट टू फेज लॉक प्रोटोकॉल। ठीक है। ये नेक्स्ट आता है टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी ना अभी, हमने देखा था हमारे सिलेबस में क्या है, हमने लॉक कंप्लीट कर ली, इसके टाइप्स कंप्लीट कर लिए, अब हमें टाइम स्टैम्प पढ़ना है और वैलिडेशन पढ़ना है। तो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल क्या होती है? द आइडिया फॉर दिस स्कीमा इज़ टू ऑर्डर द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन देयर टाइम स्टैम्प। इसमें मेनली जो वर्क होता है वो टाइम स्टैम्प का होता है, यानी कि हमें एक ऑर्डर दिया हुआ होगा, एक टाइम स्टैम्प दिया हुआ होगा, हमें उस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग अपना जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है उसको परफॉर्म करना है। इट इज़ यूज टू ऑर्डर द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन देयर टाइम स्टैम्प्स। हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं? अपने ट्रांजेक्शन्स को ऑर्डर करने के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम जो हमें टाइम है उसके अकॉर्डिंग। द ऑर्डर ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ नथिंग। जो ऑर्डर है वो क्या है? इज़ नथिंग बट द असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ट्रांजेक्शन के ऑर्डर को मेंटेन करना ही टाइम स्टैम्प है। जैसे एग्जाम्पल से भी समझेंगे, द प्रायोरिटी ऑफ द ओल्डर ट्रांजेक्शन इज़ हायर, दैट्स वाई इट्स एग्जीक्यूट फर्स्ट। जो हमारा ओल्डर, जो हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग में आया हुआ ट्रांजेक्शन रहती है उसकी प्रायोरिटी हायर रहती है, जो बाद में आया है उसकी प्रायोरिटी कम होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो T1 है और T2 है, इसका टाइम स्टैम्प क्या है? 0.09, इसका 0.07। तो पहले कौन सा आया होगा? T2। तो T2 एग्जीक्यूट फर्स्ट एज इट इज़ एंटर्ड इन द सिस्टम फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम में पहले आया है, टाइम स्टैम्प इसका क्या है? फर्स्ट पे है, तो इसीलिए कौन सा एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट पे? T2।
इसमें देखते हैं एग्जाम्पल T1 T2 T3 तीन ट्रांजेक्शन है, इसका 100 है, 200 है और 300 है। तो ओल्डर है और ये यंगेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले ये आया होगा, फिर ये, फिर ये। तो अब बताओ कौन सा सबसे पहले रन होगा। तो जो सबसे पहले आया होगा 100, ये सबसे पहले यानी कि T1 एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट पे। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम न्यूमेरिकल के लिए देखते हैं, इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है कि टाइम स्टैम्प निकालो। तो यहाँ से देखते हैं T1 का 10 है, T2 का 20 है, T3 का 30 है। तो रीड है, रीड है, रीड है। अब हमें निकालना है RTS। RTS का मीनिंग क्या होता है, रीड टाइम स्टैम्प। ठीक है, रीड टाइम स्टैम्प किसका निकालना है, ए ट्रांजेक्शन का। तो हमें वो देखना है जिसने रिसेंटली रीड किया है, वो होता है रीड टाइम स्टैम्प यानी कि RTS। तो सबसे पहले किसने किया होगा, T1 ने, फिर T2 ने, फिर T3 ने। तो सबसे रिसेंटली किसने किया है, T3 ने। तो T3 का टाइम स्टैम्प कितना है, 30। तो रीड RTS यानी कि रीड टाइम स्टैम्प कितना हुआ हमारा, 30। ठीक है, ये होता है रीड टाइम स्टैम्प। रीड टाइम स्टैम्प क्या होता है, चेक करेंगे सबसे लास्ट में किसने रीड किया हुआ होगा। सबसे लास्ट में रीड किसने किया है, T3 ने, और T3 का कितना टाइम स्टैम्प है, 30। तो ये क्या हो गया, RTS इसका 30। RTS क्या होता है, जो सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन होती है जो परफॉर्म करती है रीड ऑपरेशन, WTS। यानी कि ये क्या होता है, राइट टाइम स्टैम्प। तो राइट टाइम स्टैम्प क्या होता है, जिसने सबसे लास्ट में राइट ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ठीक है, अब देखते हैं अपनी न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल कैसा आता है इस पर, वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक T1 ट्रांजेक्शन है और एक T2 और एक T3। T1 का टाइम क्या है, 10, T2 का 20, T3 का टाइम स्टैम्प है 30। तो अभी यहाँ पे देखते हैं इसका WTS यानी कि राइट टाइम स्टैम्प कितना आना चाहिए। तो देखेंगे सबसे लास्ट फर्स्ट पे किसने किया होगा, T1 ने, फिर T3 ने, फिर T2 ने। तो T2 का टाइम कितना है, 20। तो इसका राइट टाइम स्टैम्प कितना हुआ, 20। ठीक है, ये हमारा होता है रीड और राइट टाइम स्टैम्प। अगर रीड और राइट टाइम स्टैम्प समझ में आ गया है तब हम इसका रूल्स पढ़ते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। तो ये हमारा रूल्स है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन TI चेक करेंगे। अगर रीड आता है तो हमने यूनिट फॉर्म में पढ़ा था, तो हमें अगर रीड आता है तो हम क्या चेक करते हैं, राइट। रीड सिर्फ राइट पे डिपेंडेंट होता है तो हम राइट की क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हमारा राइट आता है तो हमें प्रॉब्लम रीड भी देता है और राइट भी। देखो, अगर रीड आया है तो हम सिर्फ राइट को चेक करते हैं, लेकिन अगर राइट आया है तो हमें रीड भी चेक करना है और राइट भी चेक करना है। ठीक है, तो अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे करना है, फिर साथ के साथ रूल से देखेंगे। तो T1 T2 T3 रीड है, रीड भी, राइट सी, रीड भी। तो ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये 100 है, 200 एंड 300, ये ओल्डेस्ट है, ये यंगेस्ट है। तो अब हम चेक करेंगे, हम सबसे पहले अपना क्या कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल टेबल बनाएंगे। तो इनिशियल टेबल कैसे बनाते हैं, तो हम इनिशियल टेबल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमारे डेटा है, A है, B है और बस, और एक C भी है। तो हम क्या करेंगे, A B और C डेटा लिखेंगे, A B और C। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम और क्या लिखेंगे, हमें लिखना है अपना रीड टाइम स्टैम्प और यहाँ लिखना है राइट टाइम स्टैम्प। अभी इनिशियली सबको 0 पुट कर दो, हमने 0 पुट कर दिया। अब हम चेक करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे रीड ए से। ठीक है, अपना तो फर्स्ट पे क्या होगा, रीड ए। तो रीड ए किस में आ रहा है, अपने फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, रीड ए कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में। अगर रीड ए आ रहा है तो हमें चेक करना है WTS ऑफ ए। अगर ये डेटा है ए तो हमें इसका क्या चेक करना है, WTS यानी कि राइट टाइम स्टैम्प। तो हमारा राइट टाइम स्टैम्प ए का कितना है, 0। तो हम 0 लिखेंगे, 0 लिखा। फिर ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ TI यानी कि टाइम स्टैम्प ऑफ ये कितना है, 100। तो 0 इज़ ग्रेटर देन 100, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या है, फॉल्स। तो हम अगर ये फॉल्स है, इफ़ अगर ये ग्रेटर देन होता है तो रोल बैक करेंगे, लेकिन अदरवाइज पाएँ क्योंकि ग्रेटर देन नहीं है तो फॉल्स कंडीशन है। अदरवाइज एग्जीक्यूट RA ऑपरेशन। तो हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाला RA ऑपरेशन। और सेट करना है RTS ऑफ ए, इसको सेट करना है, इस पर कोई चेंज नहीं करने। चेक तो हम इसको कर रहे हैं लेकिन चेंज किस पे करने हैं, RTS पे। और वो क्या चेंज करने हैं, मैक्सिमम ऑफ लिखेंगे, मैक्सिमम ऑफ क्या,
RTS ऑफ ए, RTS ऑफ ए कितना है हमारा 0, ठीक है। RTS ऑफ और टाइम स्टैम्प ऑफ TI, टाइम स्टैम्प ऑफ TI कितना है 100। तो कौन सा मैक्सिमम है 100, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, RTS ऑफ ए से। तो इससे ये जो हमारे ए की वैल्यू है इसको क्या कर देंगे हम 100, तो हमने इसको क्या कर दिया अभी 100। नेक्स्ट आए हमारा ये टास्क हो गया कंप्लीट। अब हम इस पे आते हैं आर ऑफ बी। अगेन चेक करेंगे रीड ऑफ बी के लिए। तो रीड ऑफ बी के लिए हमें क्या चेक करना है, जो हमारा राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए है। तो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए कितना है हमारा, लेकिन रीड ऑफ बी डेटा बी है तो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा बी, यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा हमें बी। तो हमें क्या चेक करना है, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी। तो बी का राइट टाइम स्टैम्प कितना है 0, तो 0 लिखेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। एंड देन टाइम स्टैम्प ऑफ TI, TI यानी कि ये, इसका टाइम स्टैम्प कितना है 200। तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। तो अगेन हमें किस में चेंज करना है, राइट में चेंज ना करके बी के रीड में चेंज करना है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम ऑफ क्या, मैक्सिमम ऑफ हमारा RTS ऑफ ए यानी कि बी का RTS। तो RTS चेक करेंगे, बी का कितना है 0, कॉमा फिर क्या चेक करेंगे, टाइम स्टैम्प ऑफ TI यानी कि बी का टाइम स्टैम्प। तो बी का टाइम स्टैम्प कितना है 200, तो इसको क्या कर देंगे 200। तो मैक्सिमम 0 है या 200 है, तो 200। अब हम RTS ऑफ बी में कितना डालेंगे 200, 0 को करके 200। नेक्स्ट आया हमारा राइट ऑफ सी। तो राइट ऑफ सी के लिए हम स्टेप 2 पे जाएंगे, हमें 2 देखना है क्योंकि फर्स्ट किसके लिए है, सिर्फ रीड के लिए है। तो राइट ऑफ सी, यहाँ पे राइट ऑफ ए का ऑपरेशन है, यहाँ पे राइट ऑफ सी। तो हम राइट ऑफ सी चेक करेंगे और चेक करेंगे रीड ऑफ टाइम स्टैम्प ऑफ सी। रीड ऑफ टाइम स्टैम्प ऑफ सी कितना है 0 है, इस ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। टाइम स्टैम्प ऑफ सी, टाइम स्टैम्प ऑफ सी कितना है हमारा, यानी कि जिसमें ये ट्रांजैक्शन होगी यानी कि ये वाला, तो TI T1, तो ये कितना है 100। तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गए। अगेन सेकंड कंडीशन भी चेक करेंगे, राइट ऑफ टाइम स्टैम्प ऑफ बी, राइट ऑफ एंड कंडीशन भी चेक करेंगे हम, राइट ऑफ टाइम स्टैम्प ऑफ, तो वो कितना है, वो भी हमारा कितना है 0 है। टाइम स्टैम्प ऑफ सी, सी कितना है 0 हमारा, तो वो 0 हो गया। अगेन चेक करेंगे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। टाइम स्टैम्प ऑफ TI, टाइम स्टैम्प ऑफ TI यानी कि ये वाला ही, ये भी कितना है 100। तो अब भी क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है अदरवाइज में जाएंगे और सेट कर देंगे कि क्या सेट करेंगे, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ, हम डेटा किसके लिए वर्क करने हैं, सी के लिए। तो टाइम स्टैम्प ऑफ सी, टाइम स्टैम्प ऑफ सी, अब हमें इस पे वर्क करना है टाइम स्टैम्प ऑफ सी पे। और उसको क्या सेट कर देंगे TI यानी कि जो इसका डेटा है 100, तो इसको क्या कर देंगे 100, ठीक है। अब हमारा ये वाला वर्क भी कंप्लीट हो गया। देन अगेन राइट ऑफ रीड ऑफ बी पे आएंगे। रीड ऑफ बी यानी कि फर्स्ट कंडीशन, रीड ऑफ बी चेक करेंगे कितना है, चेक करेंगे राइट टाइम स्टैम्प ऑफ, क्या चेक करें हैं बी के लिए, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी, तो वो कितना है 0 है, इज ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ TI, जिसमें भी बी होगा, बी किस में है, इसमें है रीड बी के लिए, तो इसका कितना है 300। तो 0 इज़ ग्रेटर देन 300, तो ये क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब मैक्सिमम किसका लेंगे, मैक्सिमम चेक करेंगे, RTS ऑफ सी में अपडेट करना है ये, RTS ऑफ सॉरी बी में। तो मैक्सिमम किसका लेंगे, RTS ऑफ बी, RTS ऑफ बी कितना है हमारा 300, ठीक है। अब कॉमा टाइम स्टैम्प ऑफ TI का टाइम स्टैम्प कितना है हमारा 200, तो ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर कौन सी वैल्यू आएगी 300। तो बी में हम कितना डाल देंगे 300, तो 200 को अपडेट कर देंगे, ये जो हमने 200 लिया और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 300, ठीक है। ऐसे ही हम सी के लिए करेंगे, रीड ऑफ सी के लिए, तो ये क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, इसका भी 300 आ जाएगा। और हमारा जो राइट ऑफ बी है उस पर कंडीशन ट्रू होकर ये रोल बैक कर जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग हम टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग अपनी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं इन रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है।
देन थर्ड आता है हमारा वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? ये कंकरेंसी टेक्निक होती है जिसको हम डेटाबेस सिस्टम में यूज़ करते हैं, वेयर कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रेयर। यहाँ पे जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो रेयर होते हैं, मतलब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। इसको हम और क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल बोलते हैं। इट अलाउ ट्रांजेक्शन टू एग्जीक्यूट विदाउट लॉकिंग रिसोर्सेज। ये ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट ऐसे करता है बिना कुछ लॉक प्रोवाइड करे। जैसे हम लॉक बेस में लॉक प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसके अंदर वैलिडेशन के अंदर हम ये इग्नोर करता है उसको। कॉन्फ्लिक्ट्स आर चेक्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वैलिडेशन बिफोर कमिटिंग द ट्रांजेक्शन। कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कब चेक करते हैं? वैलिडेशन के टाइम पे चेक करते हैं, बिना कॉमिट करे हुए ट्रांजेक्शन को। ठीक है, एक ही बार में चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ वैलिडेशन। फेजेस ऑफ वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, तो मेनली इसकी 3 फेज होती हैं, रीड, वैलिडेट और राइट। रीड और राइट के बीच में वैलिडेट आता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बिफोर कमिटिंग से पहले वैलिडेशन को चेक करते हैं। तो रीड क्या होती है? ये जो है ये ट्रांजेक्शन को रीड करती है, उसके डेटा आइटम्स को, और इट स्टोर्स द अपडेटेड वैल्यूज़ इन ए लोकल बफर। और रीड फेज लोकल बफर में जो हमारी अपडेटेड वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करती हैं, यानी कि टेम्परेरी वर्क स्पेस होता है। इट डजेंट राइट एनीथिंग टू द डेटाबेस येट। अभी ये रीड फेज में कोई भी डेटाबेस में अपडेट नहीं करेगी, सिर्फ टेम्परेरी उसको सेव करेगी। वैलिडेशन बेस फेज में क्या होता है? बिफोर कमिटिंग द सिस्टम चेक्स वेदर दिस ट्रांजेक्शन कॉन्फ्लिक्ट्स विद एनी अदर कंकरेंट ट्रांजेक्शन। तो ये चेक करते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है बिन कमिट होने से पहले। इट एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी बाय चेकिंग टाइम स्टैम्प। ये सीरियलाइजेबिलिटी भी चेक करती है टाइम स्टैम्प का यूज़ करके। अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है, जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसको या तो रीस्टार्ट होना पड़ता है या फिर रोल बैक होना पड़ता है। देन आता है राइट फेज। जैसे ही ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी वैलिडेशन फेज में, वैसे ही ये क्या करेंगे? ये जो राइट्स हैं ये डेटाबेस में हम चेंज कर देंगे, ऑपरेशन को परफॉर्म करा देंगे। सिंस वैलिडेशन सक्सेस दिस फेज इज सेफ। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो ये फेज सेफ रहती है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, सपोज हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन है। T1 क्या कर रही है? रीड कर रही है ए और बी को। T2 क्या कर रही है? रीड कर रही है ए को, राइट कर रही है ए को। यानी कि T1 तो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर रही है, लेकिन T1 तो रीड ऑपरेशन कर रही है और T2 रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर रही है, और ए की डेटा पे। तो इफ़ T1 रीचेस वैलिडेशन, अगर T1 हमारी वैलिडेशन फेज पे पहुंच जाती है और T2 ऑलरेडी राइट कर चुकी है, ठीक है, राइट फेज में ये तो राइट कर चुकी है और T1 वैलिडेशन फेज में पहुंच जाती है, तो T1 जो है वो हमारी फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है ए की वो तो ऑलरेडी T2 चेंज कर चुकी है, जिसकी जो देखो क्या होगा हमारी, इसने और ये दो ट्रांजेक्शन है। T1 अपनी वैलिडेशन फेज में है, ठीक है, और जबकि T2 अपना वैलिडेशन फेज भी क्लियर कर चुके हैं और अपडेट भी कर चुके हैं, यानी कि राइट भी कर चुके हैं। तो सपोज 50 वैल्यू थी, तो इसने पहले 30 रीड की, लेकिन इसने अपडेट कर दी उसमें 20 ऐड करके 50। तो अब क्या होगा? T1 तो 30 ही रीड करेगी ना, जबकि ए की वैल्यू तो 50 हो गई होगी और ये 30 रीड कर रही है। तो इसकी वजह से ये क्या होगा? वैलिडेशन फेज हमारी फेल हो जाएगी। तो इसीलिए T1 को अगेन रोल बैक करना होगा या रीस्टार्ट करना होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद ये चेक करेगी कि ए की वैल्यू तो 50 है, तो अगेन ये 50 चेक करके अगेन अपना टास्क कंप्लीट करेगी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस आ जाता है कि डिफरेंस क्या होता है वैलिडेशन और 2 फेज प्रोटोकॉल में। तो वैलिडेशन प्रोटोकॉल में भी हमने देखा था, हमें रीड फेज से वैलिडेशन और राइट फेज से गो थ्रू होना पड़ता है, और 2 फेज में हमें ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेज से होना पड़ता है। वैलिडेशन फेज में हम एज्यूम करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत रेयर होते हैं, लेकिन 2 फेज में कॉन्फ्लिक्ट कॉमन हो जाते हैं। वैलिडेशन में कंकरेंसी जो होती है वो हायर होती है और इसमें लोअर होती है। ये डजेंट कॉज डेडलॉक। वैलिडेशन की वजह से कभी भी डेडलॉक नहीं होगा और इसकी वजह से डेडलॉक हो सकता है। मोर रोल बैक्स व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स अकर। इससे रोल बैक्स जो हैं ज़्यादा नीडेड हैं और इसमें फ्यूअर रोल बैक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल ग्रैनुलेरिटी की मल्टीपल ग्रैनुलेरिटी क्या होता है।
ये एक लॉकिंग इंट्रोड्यूस है जो कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, जहाँ पे हर लेवल पे हम क्या कराते हैं, लॉक प्रोवाइड कराते हैं। जैसे सपोज़ हमारे पास डेटाबेस लेयर है, एरिया, फाइल, पेज और रिकॉर्ड, मेन 5 लेयर होती हैं। ये हायरार्की जो होती है इसकी, ये हाईएस्ट होती है और ये लोवेस्ट होती है। सपोज़ अगर हमने हाईएस्ट पे ही अपना लॉक प्रोवाइड करा दिया तो वो ऑटोमेटिकली लोवेस्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। सपोज़ हमने फाइल पे लॉक अप्लाई किया तो वो पेज पे भी लगेगा और रिकॉर्ड पे भी लगेगा। ठीक है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल कंकरेंसी बाय अलोइंग लॉक्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेटा। हम इसमें डिफरेंट लेवल्स पे क्या अप्लाई करते हैं, लॉक अप्लाई करते हैं। इंस्टेड ऑफ लॉकिंग ओनली स्मॉल आइटम्स, हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक स्मॉल आइटम्स पे लॉक अप्लाई करेंगे, इसमें हम बिग फाइल्स में या बिग हायरार्की में हम लॉक अप्लाई करते हैं। सपोज़ हमारी फ़ाइल है, फ़ाइल के अंदर मल्टीपल डेटा होगा तो हम इस पूरी फ़ाइल पे ही लॉक अप्लाई कर देंगे, या हम पूरे डेटाबेस पे या पूरे एरिया पे, यानी कि मल्टीपल का मतलब बड़े डेटा पे हम क्या करते हैं, लॉक अप्लाई करते हैं। ए ट्रांजेक्शन कैन रिक्वेस्ट ए लॉक ऑन एनी ऑफ दीज लेवल्स, हायर लेवल और लोअर लेवल। ये जो हायर लेवल होता है ये कवर और लोअर लेवल आइटम्स, ये सारे लोअर लेवल आइटम्स को कवर कर लेता है। लेकिन लोअर लेवल लॉक क्या करता है, ये अफेक्ट करता है सिर्फ स्पेसिफिक आइटम पे। अगर हमें रिकॉर्ड पे लगाना है तो रिकॉर्ड पे ही लगेगा, अगर हमें पेज पे अप्लाई करना है तो पेज पे ही लगेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले क्या होगा, डेटाबेस होगा, डेटाबेस के अंदर एरिया आएगा, एरिया के अंदर फाइल्स होंगी, फाइल्स के अंदर पेजेस होंगे या रिकॉर्ड्स होंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। टाइप्स ऑफ लॉक्स यूज़ करते हैं हम इसके अंदर, तो इसके अंदर हम मेनली 6 टाइप्स ऑफ लॉक यूज़ करते हैं। शेयर्ड और एक्सक्लूसिव हम पढ़ चुके हैं, शेयर्ड में सिर्फ रीड करते हैं और एक्सक्लूसिव में रीड और राइट दोनों करते हैं। देन 3 और ऐड होते हैं इसके अंदर, मेन इंटेंशन शेयर्ड लॉक, इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक और शेयर्ड एंड इंटेंशन। शेयर्ड एंड इंटेंशन दोनों का मिक्सचर होता है। तो इंटेंशन शेयर्ड लॉक क्या होता है, इसको हम IS से डिनोट करते हैं। ये इंडिकेट करता है इंटेंशन टू गेट शेयर लॉक्स ऑन लोअर लेवल्स। इसमें हम शेयर लॉक, इंटेंशन शेयर लगाएंगे तो शेयर लॉक की जो कि रीड करें, लेकिन वो किस पे अप्लाई करेंगे, लोअर लेवल्स में। ऐसे ही इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक, ये हम लोअर लेवल्स पे अप्लाई करेंगे, लेकिन लॉक कैसा होगा, वो एक्सक्लूसिव लॉक होगा, यानी कि रीड और राइट दोनों का। शेयर्ड एंड इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक क्या होगा, SIX से डिनोट करते हैं। लॉक्स ए सबट्री इन शेयर्ड मोड बट अलाउज एक्सक्लूसिव लॉक्स एट लोअर लेवल। ये सबट्री पे अप्लाई करते हैं शेयर्ड मोड में, लेकिन एक्सक्लूसिव भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। शेयर लॉक ऑन करंट लेवल, शेयर लॉक तो लगाएंगे जो करंट लेवल है उस पर, और इंटेंशन टू गेट एक्सक्लूसिव लॉक बिलो, और उसके नीचे वाले पे क्या लगाएंगे, एक्सक्लूसिव लॉक। यानी कि दोनों लॉक अप्लाई करेंगे, लेकिन करंट लेवल पे शेयर लॉक अप्लाई करेंगे, और बिलो उससे जो नीचे वाला हमारा लेवल है उस पर क्या अप्लाई करेंगे, एक्सक्लूसिव लॉक। और इसमें क्या कर रहे थे, इंटेंशन शेयर्ड में शेयर्ड लॉक अप्लाई कर रहे थे लोअर लेवल पे, एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई कर रहे थे लोअर लेवल पे। जैसे हमने शेयर्ड और एक्सक्लूसिव की कंपैटिबिलिटी टेबल देखी थी, ऐसे ही हमें इसको करना है। तो ये क्या है, IS यानी कि इंटेंशन शेयर्ड, IX इंटेंशन एक्सक्लूसिव, शेयर्ड, SIX क्या हो गया, शेयर्ड एंड इंटेंशन एक्सक्लूसिव, और ये क्या हो गया हमारा एक्सक्लूसिव। तो जो है इंटेंशन शेयर्ड क्या होता है, लोअर लेवल पे प्लस शेयर्ड भी हो, तो शेयर्ड ये भी इंटेंशन शेयर्ड सभी पे होगा, सिर्फ एक्सक्लूसिव पे नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन एक्सक्लूसिव क्या होगा, वो शेयर्ड और एक्सक्लूसिव में, इंटेंशन शेयर्ड और इंटेंसिव एक्सक्लूसिव पे तो लगेगा, लेकिन और किसी पे नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारा ये कौन सा होता है, एक्सक्लूसिव, वो किसी पे भी अप्लाई नहीं होता, चाहे वो रीड राइट कोई सा भी ऑपरेशन हो, एक्सक्लूसिव किसी पे भी नहीं लगेगा। लेकिन SIX यानी कि शेयर्ड एंड इंटेंशन, वो किस पे लगता है, IS पे, और S कौन सा लगता है, IS और S दोनों पे। ठीक है। तो ये हमारा होता है कंपैटिबिलिटी टेबल। अब इसको हम देखते हैं, डेटाबेस हमने हायरार्की देखी थी, सबसे पहले डेटाबेस होता है, फिर फाइल, फिर रिकॉर्ड, फिर, तो ये एक एग्जांपल से समझते हैं। तो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हमारी फाइल 1 है, फाइल 1 के अंदर हमारा रिकॉर्ड 1 और रिकॉर्ड 2 है। तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन T1 क्या करेगी, रीड करेगी रिकॉर्ड 1 को, यानी कि रिकॉर्ड 1 को से रीड करना है, और T2 को रिकॉर्ड 2 को अपडेट करना है।
T1 को तो इसको रीड करना है, ठीक है, रिकॉर्ड 1 को, T2 को इसको अपडेट करना है। ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमें रीड करना है। तो हमें अगर लोअर लेवल पे जाना है, क्योंकि डेटाबेस से हमें लोअर लेवल पे आना है, तो हमें कौन सा चाहिए होगा रीड के लिए? IS, यानी कि इंटेंशन शेयर, क्योंकि शेयर लॉक ही हम किस में यूज़ करते हैं? रीड के लिए प्लस लोअर लेवल के लिए। तो हम क्या करेंगे? प्लेस IS लॉक ऑन डेटाबेस। डेटाबेस पे हम क्या लगाएंगे? IS लॉक लगाएंगे। उसके बाद फाइल 1 पे भी हम क्या अप्लाई करेंगे? IS लॉक अप्लाई करेंगे, क्योंकि और लोअर लेवल पे जाना है और रीड करना है। अब हम आ गए इस पे रिकॉर्ड 1 पे, थर्ड स्टेप में। जब हम इस पे आ जाएंगे तो सिंपली हमें सिर्फ रीड करना है, अपनी लोअर लेवल पे नहीं जाना है, सिर्फ इसे रीड करना है। तो हम क्या करेंगे? S लॉक प्लेस करेंगे रिकॉर्ड पे और T1 उसको सेफली क्या कर लेगा? रीड कर लेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया? अगर हमें रिकॉर्ड 1 को क्या करना है? रीड करना है, तो डेटाबेस पे आए, डेटाबेस से नीचे आना पड़ेगा फाइल पे, तो हमें IS लॉक लगाना है। फिर फाइल 1 से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो फाइल 1 पे भी IS लॉक लगाना है, लेकिन इस पे क्या लगाना है? शेयर लॉक। ठीक है, सेम स्टेप हम क्या करेंगे अपडेट के लिए? तो अपडेट के लिए हमने अभी पढ़ा था, अगर हमें अपडेट करना है, राइट करना है, तो हम लोअर लेवल पे आना है, तो हम एक्सक्लूसिव यानी कि इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक लगाते हैं, IS लॉक। तो हम क्या करेंगे? डेटाबेस पे IX लॉक लगाएंगे, फाइल 1 पे IX लॉक लगाएंगे, फिर हम आ जाएंगे रिकॉर्ड 2 पे। रिकॉर्ड 2 पे आने के बाद हम सिंपली एक्सक्लूसिव लॉक लगाएंगे रिकॉर्ड 2 पे, और T2 क्या कर देगा? रिकॉर्ड 2 को क्या कर देगा? अपडेट कर देगा, बिना किसी अफेक्ट करे T1 को। ठीक है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आता है मल्टीवर्जन स्कीम, कि मल्टीवर्जन स्कीम क्या होती है। इन मल्टीवर्जन स्कीम्स द डेटाबेस मेंटेन्स मल्टीपल वर्जन्स। इसमें जो डेटाबेस है वो मल्टीपल वर्जन्स को क्या करता है? मेंटेन करता है। सेम डेटा पे वर्क हो रहा हो तो सेम डेटा पे वो उसको मेंटेन करेगा, ताकि उसकी कंकरेंसी मेंटेन हो सके और वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सके। इंस्टेड ऑफ ओवरराइटिंग डेटा आइटम्स द डेटाबेस मेंटेन्स मल्टीपल वर्जन्स ऑफ ईच आइटम। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हमें ओवर राइटिंग करना पड़े, एक डेटा के ऊपर दूसरा डेटा ओवर राइट करना पड़े। तो मल्टीपल वर्जन्स उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। रीड ऑपरेशंस नेवर ब्लॉक राइट ऑपरेशंस एंड राइट ऑपरेशंस नेवर ब्लॉक रीड ऑपरेशंस। मल्टी वर्जन के थ्रू रीड ऑपरेशन कभी भी राइट ऑपरेशन को ब्लॉक नहीं करेंगे और राइट ऑपरेशन कभी भी रीड ऑपरेशन को ब्लॉक नहीं करेंगे। इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टोरेज फॉर मल्टीपल वर्जन्स। लेकिन इसको क्या चाहिए होगा? मल्टी वर्जन्स है तो इसको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए होगा। अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। तो सबसे पहले क्या होता है? डेटा वर्जन होता है, यानी कि हर डेटा आइटम के पास अपना मल्टीपल वर्जन्स होते हैं और सबका अपना एक आइडेंटिफायर, एक टाइम स्टैम्प होगा। ठीक है, यानी कि सबका अलग अलग डेटा वर्जन होगा। ए न्यू वर्जन इज़ क्रिएटेड व्हेन ए ट्रांजैक्शन अपडेट्स द डेटा। जैसे ही ट्रांजैक्शन एक अपडेट कर देगा डेटा को, तो एक न्यू वर्जन क्रिएट हो जाएगा अपडेट करते ही। और जो ओल्डर वर्जन है वो अभी भी अवेलेबल रहेगा, यानी कि कभी भी नीड होगी तो ओल्डर वर्जन तो है, लेकिन न्यू वर्जन भी क्या हो गया? अपडेट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आता है रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो अभी हमने पढ़ा रीड और राइट ऑपरेशन क्या होते हैं। रीड करता है डेटा के वर्जन्स को और ये क्रिएट करता है न्यू वर्जन्स, जैसे ही उसको क्या होगी? अपडेटेड वैल्यू की नीड होगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसका? टिकट बुकिंग सिस्टम से एग्जांपल समझते हैं। तो सिनेरियो क्या है? एक कस्टमर है T1, उसे चेक करनी है कि जो ट्रेन है उसमें सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो एक अनदर कस्टमर है T2, उसे क्या करनी है? सेम ट्रेन में अपनी सीट बुक करनी है। तो प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगा मल्टीवर्जन में? वैन T1 स्टार्ट, जैसे ही T1 जो सीट अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है, जैसे ही वो स्टार्ट करेगा, वो क्या करेगा? करंट वर्जन को रीड करेगा। ठीक है, यानी कि करंट वर्जन चेक करेगा सीट अवेलेबिलिटी के। T2 क्या कर देगा? सीट अवेलेबिलिटी के जो डेटा है उसको क्या कर देगा? अपडेट कर देगा, यानी कि एक न्यू वर्जन क्रिएट कर देगा। वो अपनी सीट तो ऑक्यूपाई कर लेगा, उसने अपनी सीट बुक कर ली, लेकिन साथ ही उसने एक न्यू वर्जन क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। T1 स्टिल सीज द ओल्ड वर्जन। अब T2 ने तो अपनी तरफ से अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, उसने तो अपडेट कर लिया, लेकिन T2 को अभी भी ओल्ड वर्जन शो होगा। ठीक है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। हमारे पास ट्रेन्स हैं,
ट्रेन्स में 5 सीट्स ऑक्यूपाई हैं। तो T1 क्या चेक कर रहा है, T1 चेक कर रहा है कि कितनी सीट अवेलेबल हैं। T2 आया, T2 ने क्या किया, उनमें से एक सीट को बुक कर लिया, ये बुक हो गई। अब कितनी बची, 4। इसने तो अपनी तरफ से उसको ऑक्यूपाई कर लिया, बुक कर लिया, इसकी इसे तो शो हो रही है कि 4 सीट बची। लेकिन जैसे ही T1 ने देखा तो वो अभी तक अपडेट नहीं हुई थी। T1 ने क्या किया, T1 ने चेक किया तो अभी भी उसे 5 सीट ऑक्यूपाई मतलब अवेलेबल दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये मल्टी वर्जन है, यानी कि न्यू वर्जन T2 ने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, लेकिन T1 को अभी भी क्या चेक हो रहा है, अभी भी ओल्डर वर्जन दिख रहा है। ठीक है, तो यही होता है डेटा वर्जन। अभी हमने पढ़ा था ना कि ओल्डर वर्जन्स तो अवेलेबल होगा अभी भी ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन न्यू वर्जन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रिकवरी नेक्स्ट टॉपिक आता है, रिकवरी विद कंकरेंट ट्रांजेक्शन। ये हम यूनिट फॉर्म में पढ़ चुके हैं, लॉग बेस्ड रिकवरी भी यूनिट फॉर्म में पढ़ चुके हैं और चेक पॉइंट्स भी यूनिट फॉर्म में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। केस स्टडी पढ़नी है ओरेकल की केस स्टडी। तो इसमें हम मेन 5 पॉइंट्स लिखेंगे। पहले केस स्टडी के लिए ओरेकल का बैकग्राउंड लिखेंगे, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं वो लिखेंगे, देन उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, देन रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स। ठीक है, तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। तो ओरेकल क्या है, ओरेकल एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स है, जो कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को क्या कराता है, प्रोवाइड्स कराता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। इट इज़ ए मल्टी मॉडल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाइडली यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में इसका यूज़ होता है और ये मल्टी मॉडल डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो वर्ल्ड्स का मल्टी मॉडल डेटाबेस है वो कौन सा है, ओरेकल है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब देन आती है इसमें प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस की, इसकी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्या होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ्टन फेस चैलेंजेस सच एज मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, जैसे अगर अपना डेटा को लार्ज वॉल्यूम्स में मैनेज करना है, यानी कि लार्ज डेटा और उसको उन्हें मैनेज करना है एफिशिएंटली, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंश्योरिंग, और सेकेंड बिग प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी उनकी मेंटेन नहीं हो पाती, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी भी हाईएस्ट नहीं होगी। सपोर्टिंग हाई अवेलेबिलिटी, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें 24/7 सपोर्टिंग चाहिए, जो कि प्रोवाइड नहीं हो पाता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में स्ट्रगल विद ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। जो हमारी लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में। तो ये हमारी 3 प्रॉब्लम्स थी, तो इनका सॉल्यूशन कौन लेके आया, ओरेकल। ओरेकल ने ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया कि ओरेकल ने अपना डेटाबेस बनाया जो कि रिलेशन डेटाबेस को ऐसे स्टोर कर रहा है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो नॉन स्ट्रक्चर्ड हो, वो उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव कर रहा है। ठीक है, देन आया ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर्स। ये भी उसने प्रॉब्लम सॉल्व की कि इसने मल्टीपल सर्वर्स को एक ही सिंगल डेटाबेस में रन करने के लिए अनेबल कर दिया, यानी कि एक ही सिंगल डेटाबेस में हम मल्टीपल सर्वर्स को रन कर सकते हैं। ये ओरेकल ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थर्ड सॉल्यूशन दिया उसने कि मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल, यानी कि MVCC। इसने क्या किया, कंकरेंट ट्रांजैक्शंस को इफ़िशेंटली हैंडल किया, यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो 2 ट्रांजैक्शन एक ही साथ रन हो रही हैं तो उसको इसने ईज़िली हैंडल कर लिया। देन इसने क्या सॉल्यूशन दिया, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इसने जो बिजनेस में नीड थी अपने डेटाबेस में ताकि वो अपने क्लाउड पर डिप्लॉय कर सकें जो डेटाबेस है उसको, तो उसने इसका भी वर्क इजी कर दिया कि अब बिजनेस जो होते हैं वो अपने डेटाबेस को क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया रिज़ल्ट। अब इसका रिज़ल्ट क्या है, इसने क्या किया, हैंडलिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे। इसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन जो कर रहा है वो मिलियंस में कर रहा है पर डे, लेकिन जो इसका डाउन टाइम है वो 0 है, यानी कि बेस्ट अपना वर्क कर रहा है। रिड्यूस नीड फॉर मल्टीपल डेटाबेस, इसने नीड रिड्यूस कर दी कि इसको मल्टीपल डेटाबेस की नीड ही नहीं है, एक ही डेटाबेस में आप रन कर सकते हो मल्टीपल सर्वर्स को। ठीक है, कंक्लूज़न क्या हुआ, ओरेकल जो डेटाबेस सॉल्यूशन था वो एक बेंचमार्क है, यानी कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके लिए एक डेटाबेस प्रोवाइडर की तरह वर्क कर रहा है।
तो ये हमारी होती है केस स्टडी ओरेकल की। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, वो पढ़ते हैं, जो कि हमारा ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल। तो ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? ग्राफ पे वर्क करता है। डायग्राम बनाया है मैंने, डायग्राम ये रहा, ये इस पे वर्क करता है। ठीक है, जितनी भी नोड्स होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, और एजेस क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट को, कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल इन DBMS इज ए कंकरेंसी कंट्रोल मेथड, जो कि क्या किसका यूज़ करती है? डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ का यूज़ करती है। ये एंश्योर कराती है सीरियलाइजेबिलिटी डेटाबेस सिस्टम में, यानी कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करके बताती है कि डेटा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्या होती है? नोड होती हैं। अभी लिखा, नोड्स क्या होती है? ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एज क्या रिप्रेजेंट करती है? कॉन्फ्लिक्ट्स या डिपेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे एक एज है T1 से T2, इसका मतलब क्या हुआ? T1 मस्ट एग्जीक्यूट, इसका मतलब यह हुआ T1 पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उसके बाद T2 एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ताकि इनकन्सिस्टेंसी को मेंटेन कर सकें, अवॉइड कर सकें। अगर T1 T2 एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये है T1 पहले रन होगी, उसके बाद T2 होगी। ठीक है, इफ द ग्राफ इज एसाइक्लिक, अगर ग्राफ एसाइक्लिक है यानी कि कोई भी साइकिल नहीं है, तो शेड्यूल जो होगा ट्रांजैक्शन का वो कैसा होगा? वो सीरियलाइजेबल होगा, अगर कोई भी साइकिल नहीं है। लेकिन अगर साइकिल है तो शेड्यूल कैसा होगा? नॉन सीरियलाइजेबल होगा, यानी कि वो सीरियलाइजेबल नहीं होगा। नो साइकिल मीन्स सीरियलाइजेबल, साइकिल मीन्स नॉट सीरियलाइजेबल, अपोजिट हो गया। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ट्रांजैक्शंस हैं T1 और T2। T1 क्या कर रही है? रीड कर रही है A को और राइट कर रही है B को। वहीं पे T2 राइट कर रही है A को, रीड कर रही है B को। तो हम कॉन्फ्लिक्ट एजेस बनाएंगे A से A पे आने के लिए। तो T1 से T2 पे आ रहे हैं। पहले रीड कौन सा कर रहा है T1 में? A, और B क्या कर रहा है? उसको राइट, A को राइट कर रहा है। तो T1 से T2 पे आएंगे। तो T1 से T2 पे यानी कि T1 रीड कर रहा है A को, T2 राइट कर रहा है A को। ठीक है, T2 क्या कर रहा था? राइट कर रहा था A को। अब एरो कहाँ से लगाएंगे? राइट कर रहा है B को, लेकिन B को रीड कौन कर रहा है? T2। तो पहले T2 होगा जो रीड कर रहा है, उसके बाद ये राइट कर रहा है, तो फिर क्या होगा? T1। तो T2 से T1 यानी कि T2 क्या कर रहा है? राइट कर रहा है। ठीक है, और T1 क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। तो ग्राफ चेक करेंगे, ग्राफ क्या होगा? हेयर ए साइकिल एग्जिस्ट, यहाँ पे एक साइकिल बिल्ड होगी। तो शेड्यूल क्या होगा? अगर साइकिल होती है नॉन सीरियलाइजेबल। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल, जिसमें हम ग्राफ के ऊपर डिपेंड होते हैं। नोड्स हमारे ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करती है और एज हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, और ये बताती है कि सीरियलाइजेबल है या नॉन सीरियलाइजेबल है। तो यहीं पे हमारी यूनिट 5 कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।